हेलो स्टूडेंट, अब अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं। कॉसेस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो धीमी गति से वृद्धि योजना काल के पश्चात हम देखते हैं कि अभी भी जितनी वृद्धि हमें प्राप्त होनी थी वो वृद्धि हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके क्या उत्तरदायी कारण हैं, इन्हीं पहलुओं का अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो धीमी गति से वृद्धि के कारण हैं इसको हम तीन अलग अलग भागों में इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा इकोनॉमिक कॉसेस, नंबर सेकंड होता है सोशल, और नंबर थर्ड होता है हमारा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉसेस। तो जो आर्थिक कारण हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण। तो इसमें सबसे पहले आर्थिक कारणों को देखेंगे कि कौन से वो आर्थिक कारण हैं जिसके चलते भारत में अभी भी जो राष्ट्रीय आय है इसकी दिशा में धीमी गति से वृद्धि हुई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। विशेष कहने लायक कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हम सभी जानते हैं कि जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में रहती है। गांव के लोगों का जो जीवन यापन का आधार होता है वो कृषि होता है। ये सभी बातें हम निरंतर रूप से सुनते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, लिखते चले आ रहे हैं। तो कृषि पर चूँकि बहुत बड़ी जनसंख्या आधारित होती है और जब वो आधारित होती है तो उनकी निर्भरता भी उसी पर होती है। और ये जो कृषि का कार्य होता है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। परंपरागत कृषि की प्रणाली का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। दुर्भाग्यवश यदि मानसून असफल हो जाता है तो भारतीय कृषि भी विफल हो जाती है और जो इसके परिणाम हैं वो परिणाम हमको अच्छे प्राप्त नहीं होते। तो एक पहला पॉइंट है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी है और उसमें परंपरागत भी है और बहुत सारे इसके कारण हैं जिसके चलते हम नवीन तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते। वित्त की कमी रहती है। वो सब कारणों से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको उतनी उत्पादकता प्राप्त नहीं होती जितनी कि विदेशों में हमको प्राप्त होती है। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा औद्योगिकरण का अभाव। देश में अभी भी पंचवर्षीय योजना काल में हम देखते हैं कि 1950-51 से लेकर अभी तक जो औद्योगिक प्रगति देश में होनी थी, यद्यपि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है देश। इसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका कारण यही है कि देश में बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे ये उपलब्ध थे, लेकिन इसके बावजूद तकनीकों का अभाव, ये पूंजी की कमी, ये सब बातों के चलते अभी भी औद्योगिकरण के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। तो इसके कारण से हमारा जो नेशनल इनकम है ये इसकी दिशा में धीमी गति से वृद्धि हो रहा है। फिर है थर्ड पॉइंट पूंजी निर्माण की कमी, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो पूंजी निर्माण है देश में, चूँकि लोगों की आय बढ़ती नहीं है तो पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाती। सामान्य सा बात है, जब लोगों की आय बहुत अधिक होती है तो पूंजी निर्माण भी देश में अधिक होता है। सभी जो आर्थिक चक्र हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें लोगों की आय नहीं हो पाती, तो आय नहीं होता तो बचत नहीं हो पाता और जनसंख्या भी तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होती है। तो उसके कारण से पूंजी निर्माण के क्षेत्र में बहुत हम पिछड़े हुए रहते हैं। फिर है आर्थिक निर्माण संरचना का अभाव। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देश के आर्थिक विकास के लिए जो आवश्यक हमारी जो संरचनाएं होती हैं, जैसे रेलवे, सड़क, बिजली, पुल, तो इन सब का देश में अभाव है। जैसा होना चाहिए देश में स्थिति अभी भी बहुत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सामान्य सड़कें भी अभी नहीं बनी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो देश के आर्थिक विकास के लिए सभी काफ़ी महत्व रखते हैं और इनका विकास नहीं हो पाता तो फलस्वरूप देश तीव्र गति से प्रगति नहीं कर पाता। फिर है अगला पॉइंट योग्य साहसी का अभाव।
लेक ऑफ इफिशिएंट एंटरप्रेनर। तो जो योग्य साहसी होते हैं, साहसी व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन के जो भी साधन होते हैं जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं उनको वो सक्रिय करता है। ऐसे उसके पास मस्तिष्क होता है, ऐसा उसके पास विशेष ज्ञान होता है, ऐसा उसके अंदर में एक प्रतिभा होती है कि वो इन सब उत्पादन के निष्क्रिय साधनों का प्रयोग करता है और उनको संयोजित करता है। वह व्यक्ति साहसी कहलाता है। तो देश में साहसी व्यक्तियों का भी कमी है। साहसी वर्ग ही यहाँ पर औद्योगिक अवसरों का पता लगाकर उनसे लाभ उठाने के लिए जोखिम उठाता है। तो जब देश में साहसी आगे आएंगे तो वहाँ पर उत्पादन के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग होगा, और जब उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा तो देश की उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ जाएगी। तो ये सब जो पहलू हैं ये प्रभावित होते हैं। फिर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र गति से भी वृद्धि हो रही है। हम पंचवर्षीय योजना लागू होने से हम देखते थे कि यहाँ पर देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि के कारण से प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई। यही कारण है कि जिस हिसाब से जो साधन बढ़े उससे कई गुना अनुपात में हमारी जनसंख्याएं बढ़ गई, तो इसलिए भी हमारा प्रति व्यक्ति आय कम हो गया। फिर है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। भारत में जो प्रति श्रमिक उत्पादकता है अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, फलस्वरूप जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी काफ़ी कम है। बेकारी तथा अर्ध बेकारी, लोगों को यहाँ पर कार्य करने के अवसर नहीं है। कार्य करने के लिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं या अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो इतनी भारी जनसंख्या है कि सभी लोगों को यहाँ पर नियोजित करना संभव नहीं है। और अर्ध बेरोजगारी की भी स्थितियाँ हैं यहाँ पर। जो कृषक वर्ग होते हैं ये 4 माह ही कार्य करते हैं और बाकी के 8 माह बैठ जाते हैं, या कुछ ऐसे भी उद्योग धंधे हैं जिनमें कुछ समय के लिए कार्य होते हैं और बाकी समय उनमें बंदी की स्थिति रहती है। फिर दूसरा हमारा सामाजिक कारण। सेकंड पॉइंट में अब हम देखेंगे कि कौन से हमारे सोशल जो कॉसेस हैं वो हैं। पहले में हमने देखा कि आर्थिक कारणों के अंतर्गत ये जो 7-8 बिंदुओं पर हमने अभी विचार किए। अब सामाजिक कारण में देखेंगे कि कौन से ऐसे सामाजिक पहलू हैं जो कि राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें पहला है, लोग जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परंपरागत रूढ़ियों में इतने बंधे हुए हैं कि वे नई परिस्थितियों को अपनाना नहीं चाहते। विदेश में देखते हैं हम तो यहाँ पर जो भी नई जो तकनीकें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, उनको बहुत ही उत्साहपूर्वक सामना करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये स्थितियाँ नहीं हैं। गतिशीलता का भी अभाव है, जिससे कई प्रकार के उद्योगों के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। भारत में जनसाधारण का भाग्यवादी दृष्टिकोण है, सब बैठे रहते हैं भाग्य पर आधारित अपने दृष्टिकोण रखते हुए, जो कि देश की आर्थिक प्रगति में प्रतिकूल असर डालता है। फिर भारत में संतोषम परमम सुखम की भावना है। ये मान लिया जाता है कि जो मन में संतोष है तो वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति अगर ये भावना रख लेता है तो उसके अंदर फिर आय उपार्जन की जो भावना होती है वह सिमट कर रह जाती है। व्यक्ति चाहता नहीं है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरा हुआ है या उसके अंदर शक्ति है, वो चाहे तो अपने और भी आय अर्जन कर सकता है, लेकिन व्यक्ति आय अर्जन नहीं करता। तो इस कारण से उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह भी कम रहती है और उसकी जो आय है वह भी कम होती है। फिर है अहिंसा के कारण ये क्या करते हैं कि जो मांस मछली है इसका सेवन नहीं करते, तो अब इसका सेवन नहीं करते तो इन पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं होता। फिर है शीघ्र से शीघ्र पुत्रियों का विवाह करना एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है, और इस कर्तव्य के परिपालन के कारण से क्या होता है कि जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से हमारी बढ़ जाती है। तो यह भी धीमी गति से आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण है। अब इसके पश्चात है थर्ड पॉइंट, राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारण।
तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण से भी हमारे जो नेशनल इनकम है या राष्ट्रीय आय है, इसमें धीमी गति से वृद्धि होती है। अगर राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं या प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, इनमें अगर ये ठान लेते हैं कि नहीं, हमें देश का विकास करना है, चहुमुखी प्रगति करनी है, देश के लोगों की आय बढ़ानी है और उसके लिए ये संपूर्ण प्रयास करते हैं, तो फलस्वरूप यहाँ पर देश भी तीव्र गति से अपनी प्रगति के नए सोपानों पर अपना कदम रखता है, चढ़ता है। और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है, वो अधिकांशतः जो नेतागण होते हैं, वो नेतागण अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं और उसके पश्चात जनता से या जनता के प्रति उनमें विशेष रुचि का अभाव होता है। हालांकि अब वर्तमान में हम देखते हैं तो ये स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। वही सरकार ज़्यादातर चुनी जाती है जो विकास की बात करती है या देश की बात करती है, देश हित की बात करती है। तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और प्रशासनिक जो अमला है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के क्रियान्वयन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो तीव्र गति से देश का आर्थिक विकास होगा। ये हम बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ाने के सुझाव। तो सजेशंस हैं टू राइज नेशनल इनकम इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि का विकास होना चाहिए। कृषि के विकास के लिए भूमि का सुधार होना चाहिए, गैर कृषि रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए, कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि साख की व्यवस्था होनी चाहिए, कृषि शिक्षा व अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है आर्थिक संरचना का विकास, सड़कों, सिंचाई के संसाधनों, जल विद्युत प्रोजेक्ट, इन सब का विकास करना चाहिए। औद्योगिक विकास किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को काफ़ी प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो उसमें नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ होती हैं, इन नीतियों में जितना लचीलापन होता है उतना ही ज़्यादा उद्योग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। तो नए निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए, देश के अंदर भी और देश के बाहर के भी निवेशकों को देश में लाने के लिए, तो उससे हमारा औद्योगिक प्रगति होगा। इसके पश्चात है बचत तथा विनियोग की दर में वृद्धि करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए और जब लोगों की आय बढ़े तो बचत और विनियोग को भी बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। फिर है वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए देश में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए संगठित मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों होने चाहिए, जिनके द्वारा उद्योग तथा कृषि आदि को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन जो ऋण है ये उचित ब्याज पर आसानी से प्राप्त हो सके। फिर है जनसंख्या नियंत्रण। जो जनसंख्या है इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। सारे समस्याओं की जननी जनसंख्या है, तो जनसंख्या पर अगर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो आधी समस्याएं हमारी ऐसे ही ठीक हो सकती हैं। फिर है मानवीय पूंजी या कौशल का निर्माण होना चाहिए। देश में प्रचुर मात्रा में मानवीय पूंजी है और इनके अगर समुचित रूप में शिक्षण की व्यवस्था हो जाए तो ये जो कौशल निर्माण होगा देश में, उसके बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। फिर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति। देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति भी होना चाहिए। जापान तथा पश्चिमी जर्मनी और बहुत सारे विदेश के ऐसे हमारे जो कंट्रीज़ हैं जो अपने वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही आज पूरे विश्व में आज अपना नाम रोशन किए हुए हैं। फिर है गांवों का समन्वित विकास किया जाना चाहिए। भारत की गरीबी मिटाने के लिए गांवों की गरीबी को हमको सबसे पहले मिटाना होगा। जब गांव की गरीबी मिटेगी, लोगों को वहाँ पर गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, इन सब के संसाधनों का वहाँ पर विकास होगा, तो कहा जा सकता है कि भारत भी
तीव्र गति से विकास करेगा या राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति होगी। तो ये हमारे कुछ मुख्य पहलू थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसमें हमने देखा कि भारत में राष्ट्रीय आय क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि के उत्तरदायी कारण क्या हैं, और किस प्रकार से हम अपने जो राष्ट्रीय आय है इसमें धीमी गति से जो वृद्धि है इसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, नेशनल इनकम इन इंडिया, इसके जो लेक्चर्स थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।